गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके बारे में पिछले क्लास में बताया था कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज पढ़ेंगे। ये वीबीटी क्या कहता है। बुक में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप रीडिंग डाले होंगे, लेकिन कई चीजें ऐसे हैं कि जो दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट का वहां जरूरत पड़ेगा, तो आप रीडिंग डालो, लेकिन हम जो बता रहे हैं उस वाले मेन पार्ट पर आप ध्यान रखोगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताता है कि दो एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से होता है। यानी कि अगर ए अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, बी अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, तो ए के पास का इलेक्ट्रॉन रहेगा कहाँ? उनके ऑर्बिटल में। बी का इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? उनके ऑर्बिटल में। तो जब शेयरिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से बाहर नहीं आते, एक्चुअली ए के ऑर्बिटल भी ओवरलैप करेंगे और बी के ऑर्बिटल भी ओवरलैप करेंगे, और इस ओवरलैपिंग से एक नए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मेशन होता है। जब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तब वैसे कंडीशंस में अट्रैक्टिव फोर्स भी डेवलप करता है और रिपल्सिव फोर्स भी डेवलप करते हैं। अब वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ये डिपेंड करता है कि उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या फिर रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इसे समझने के लिए आपको एक एग्जांपल बताया गया H2 मॉलिक्यूल का। आप बुक में भी देखोगे कि H2 मॉलिक्यूल को लेकर चल रहे हैं। H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन के 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं। हाइड्रोजन के एक एटम को, यानी H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से हुआ है। हाइड्रोजन के एक एटम को हम लोग Ha मान लेते हैं और दूसरे एटम को Hb मान लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1 होगा। इनका मास नंबर भी 1 होता है। इसका मतलब यह है कि इनके पास में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्रोटॉन 1 होते हैं और न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है, यानी हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। तब अगर ए एटम को रिप्रेजेंट करना हो तो यहां पर इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा, तो ये Pa हो गया, और इसके फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग Ea कहते हैं। उसी तरह से जब B अप्रोच करेगा तो B के न्यूक्लियस के प्रोटॉन को हम लोग Pb से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट ही होगा, इसमें इसके प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को Eb कहेंगे। यानी ये Ea हो गया और ये Eb हो गया। अब यहां इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है और रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स 2 डिसिमिलर चार्जेस के बीच में लगता है, और रिपल्सिव फोर्स आइडेंटिकल चार्ज के बीच में लगता है। तो अब देखते हैं कि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स कौन कौन से हैं और रिपल्सिव फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो पहले हम लोग अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, कहां कहां लग रहा है। एक देखो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है Pa और Aa के बीच में, Ea के बीच में, Pa और Ea के बीच में। यहां पर भी उसी तरह से Pb और Eb के बीच में लगेगा, Pb एंड Eb के बीच में लगेगा। दूसरा, यहां B और इसके A को अगर हम लोग कंपेयर करें तो इनके बीच में लगेगा इस जगह पर, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स में एक आ गया Pa और दूसरा Eb। फिर उसी तरह से Ea और Pb के बीच में लगेगा, यानी इसे लिख सकते हैं Pb एंड Eb। अब रिपल्सिव फोर्सेस में ये देखो कहां कहां लग रहा है, दो सिमिलर चार्जेस के बीच में, तो Ea और Eb इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स रहेगा। रिपल्सिव फोर्स Ea एंड Eb, क्योंकि दोनों निगेटिवली चार्ज। और कहां रिपल्सिव फोर्स लग सकता है? Pa एंड Pb के बीच में, Pa एंड Pb के बीच में। अब इन सबको देखो आप, इसके अलावा और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है। तब यहां ये इंडिकेट कर रहा है कि रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ऐसे देख करके भी नहीं बता सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं यहां पर कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डेवलप कर रहा है रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में। ये वजह है कि एटम जब कंबाइन कर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में H2 मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा,
इस वजह से इनका स्टेबिलिटी ज्यादा हो, और जब वो एक दूसरे के नजदीक में आएंगे तो वहां एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज करेगा उसी के बराबर का एनर्जी आप जब दोगे तो इनके बीच का वो बॉन्ड टूटता है, और उसी एनर्जी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जब पहुंचेंगे हम लोग तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वही पहले बताएं कि कई वैसे टर्म होते हैं जो आगे जाने के बाद में जाकर के क्लियर होगा। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज हैं, सारे मॉलिक्यूल के केस में अप्लाई नहीं करो, कंफ्यूज कर जाओगे। तो अभी जितना सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया गया हाइड्रोजन के साथ में, तो हाइड्रोजन के लिए ही लेकर के चलो। इसे आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लोगे स्टेटमेंट लिखने के बाद में। अब आते हैं इसी के दूसरे वाले पार्ट पर, जो ये बताता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ में, और ओवरलैपिंग की वजह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इस ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आप याद करो ऑर्बिटल का शेप जो बताए थे कि आप ध्यान रखिएगा, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है और पी ऑर्बिटल का शेप डबल होता है। एस सबसेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, जबकि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स थे, px, py और pz, यानी कि वहां 3 ऑर्बिटल्स था। अब इनके ओवरलैपिंग से सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में बताता है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसे सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। और वहीं साइड वाइज और पार्शियल ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब जब तक ये सारा डायग्राम हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि ये सिग्मा बॉन्ड क्या बता रहे हैं और पाई बॉन्ड क्या बता रहे हैं। हम बिल्कुल एक एक करके यहाँ पर बताएंगे, आप इत्मीनान से उसको समझोगे और उतने ही वाले पार्ट पर आप फोकस करोगे। जैसे एस ओवरलैपिंग, यानी एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व हुए तो उस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होगा, उसके बारे में। एस ओवरलैपिंग हमेशा SED स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ एस और पी के ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ना है। तो SS ओवरलैपिंग, इनसे देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड। आप याद करो एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, तो यहां ये स्फेरिकल हो गया। मैथ्स में जैसे हम लोग x, y और z लेते हैं वही लेकर चल रहे हैं यहां पर अभी x, y और z। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताया थे कि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना गया एज ए कन्वेंशन, तो उसकी वजह से क्या चेंजेज आएगा वो वहां पर बताएंगे। अभी आप इसी को लेकर के चलो। तो देखो ये s ऑर्बिटल हो गया, फिर दूसरे एटम के भी s ऑर्बिटल लेने, यहां दूसरे एटम का भी s ऑर्बिटल, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, s ऑर्बिटल। अब जैसे ही ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो इनका x एक्सिस और इनका x एक्सिस एक दूसरे को ओवरलैप करेगा इस तरीके से। यानी कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में एक का x और एक का x दूसरे का x, जैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहें जो बेस पर है, वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो अब इन दोनों को एक दूसरे पर ओवरलैप कराते हैं, यानी कि दोनों का x एक्सिस कॉमन हो गया। ये y एक्सिस है, एक ऑर्बिटल यहां ही आ गया और इसका भी ऑर्बिटल होगा, ये दूसरे का ऑर्बिटल हो गया। इस जगह पर ये इनके बीच का ओवरलैपिंग है, और इस ओवरलैपिंग की वजह से यहां जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड पूरा क्लियर होगा जब हम लोग पाई बॉन्ड ड्रा करेंगे, यानी कि वहां तक पहुंचेंगे तब। यहां सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये x है, ये y हो गया, ये भी y हो गया। अगर z बनाना है तो यहां से इसको z बना देते हैं, ये z एक्सिस हो गया। डॉट 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 इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका डायग्राम गंदा नहीं दिखे, इस वजह से। तो यहां ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कौन सा ओवरलैपिंग था? SS ओवरलैपिंग। अब इसके बाद में हम लोग sp ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि एक s ऑर्बिटल होगा और दूसरा p ऑर्बिटल होगा। तो यहां p ऑर्बिटल के लिए एक डायग्राम बनाते हैं।
एक्स वाई और ये जेड। ये पी एक्स हो गया चूंकि एक्स एक्सिस पर है। अब जब इनका बनाएंगे हम लोग तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पर भी दोनों एक्स को कॉमन कर देना है। ये दोनों ऑर्बिटल का एक्स एक्सिस कॉमन हो गया। ये पी ऑर्बिटल हो गया। यहां एस ऑर्बिटल होगा। इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है। ये x, ये y, z, ये y और ये z, और इस जगह पर भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अभी भी आपको लग रहा होगा कि ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड कैसा होगा? थोड़ा सा वेट करो, एक और के बाद में हम लोग पाई पर ही शिफ्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इसे पाई बॉन्ड क्यों कर रहे हैं। ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। अब एक लेते हैं पीपी ओवरलैपिंग। तो P में चूंकि PX भी होता है, PY भी होता है और PZ भी होता है, तब यहां पर हम लोग PX ओवरलैपिंग लेकर चलते हैं। तो ये तो आपका X एक्सिस पर है, तो ये तो ऑलरेडी PX फॉर्म में है। अब दूसरा PX ये ड्रॉ कर दिए हम लोग। X, Y और ये Z, ये भी x एक्सिस पर है, ये px हो गया। कंडीशन क्या है? दोनों के x को हम लोग को कॉमन कर देना है। तो जैसे ही इन दोनों के x एक्सिस को हम लोग कॉमन करेंगे, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो ओवरलैप्ड पार्ट है इसे हम लोग शेडेड कर देते हैं। इसी जगह पर इस एटम के इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं। इस जगह पर भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड हम लोग को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर डॉट 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 कर दो। ये जेड एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ये पीएक्स ओवरलैपिंग हो गया। अब इसके बाद में पी वाई और पीजेड ओवरलैपिंग के बारे में बात करेंगे। पी वाई ओवरलैपिंग। अब पी वाई बनाओ। यहां एक्स है, ये y है, ये z है, ये हो गया पी वाई। ये भी हो गया पी वाई। एक्स, वाई और ये z। अब ओवरलैपिंग के लिए दोनों का x एक दूसरे के साथ में मैच करेगा। देखो दोनों के x को एक दूसरे के नजदीक में ले आते हैं। ये x दोनों का कॉमन हो गया। यहां पी वाई है, ये डॉट 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 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? z को। यहां ये z, ये z। अब दोनों में डिफरेंस नजर आया। एस और पीएक्स के ओवरलैपिंग की वजह से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा था और वहां शेडेड एरिया बन रहा था। लेकिन जब यहां पर एक्स मैच कर रहे हैं तो इनका पार्ट ये ओवरलैप नहीं किया। इमेजिन करो कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो, अगर बहुत कम हो, तब उस कंडीशन में ये लोग और ये लोग दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक में आएंगे। यानी कि अगर कुछ इस तरीके का दिखेगा, अगर बहुत ज्यादा नजदीक कर दिए तो ऐसा दिखेगा, और वैसे सिचुएशन में इनका ओवरलैपिंग ऐसे होगा। यानी कि ये पार्ट ओवरलैप कर रहा है, ये पार्ट ओवरलैप कर रहा है। तो
तो अब तो कोई छोटा बच्चा भी देख करके बता देगा, उससे पूछा जाए कि बता बेटा पहले वाला ओवरलैपिंग था और जो अभी का ओवरलैपिंग है, दोनों में कहाँ ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा था? तो पहले वाला जो डायग्राम दोनों बनाए एस एस और पी एक्स, वहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यानी कि ऑर्बिटल का ओवरलैप्ड पार्ट जो है वो ज्यादा था। इसी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जिस जगह पर ये साइड वाइज या पार्शियल ओवरलैपिंग होता है, इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक बॉन्ड होता है। यानी कि इनके बीच में आप इमेजिन करो कि बहुत नजदीक होंगे, तब इनका ये पार्ट एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करेगा, और इसकी वजह से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हमें लगता है कि अब जाकर के क्लियर हुआ होगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इन दोनों का मतलब क्या होगा। सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, जबकि पाई बॉन्ड में साइड वाइज और पार्शियल ओवरलैपिंग होता है। सिग्मा बॉन्ड हैज मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जबकि पाई बॉन्ड में लेस पार्ट होता है, लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है। एंड ड्यू टू दिस रीजन सिग्मा बॉन्ड इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो दो एटम के बीच में अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड बने हैं, तो चूंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए जब बॉन्ड टूटेगा तो पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद में फिर सिग्मा बॉन्ड। हम लोग पी एक्स पी वाई ओवरलैपिंग देख चुके हैं। पी एक्स ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना था, पी वाई ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना था। अब एक और पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग यानी कि पीजेड ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं। पीजेड ओवरलैपिंग, और स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए हम लोग कि एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं, तो पहले पीजेड का डायग्राम बनाना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो इस जेड एक्सिस पर अगर डंबल ड्रॉ करेंगे तो ये पीजेड को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज पीजेड। एक्स, वाई और ये जेड, यहां पर भी ये पीजेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज पीजेड। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। और इस वाले लाइन को हम लोग, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ऑर्बिटल कहां पर होगा? जेड पर। यहाँ ये जेड पर। देख रहे हैं कि इस ओवरलैपिंग से ये मैच नहीं कर रहा है, तो इनको थोड़ा और नजदीक लाते हैं। ये डॉट 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 से बना रहे हैं, तो वाई एक्सिस है, यहाँ ये जेड एक्सिस गया। ये डंबल पीजेड, ये दूसरा, यानी कि ये पार्ट ओवरलैप एरिया है। यहाँ ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेड हो गया, यहाँ जेड, ये वाई और ये वाई। अब इस ओवरलैपिंग से यानी कि यहाँ का ये लोग एक दूसरे को पार्शियली ओवरलैप करेगा, यानी यहाँ भी फॉर्मेशन होगा पाई बॉन्ड का, और इस जगह पर भी यह फॉर्मेशन हुआ पाई बॉन्ड का। यानी यहाँ आप देखें कि पी एक्स के ओवरलैपिंग से सिग्मा बना, पी वाई और पीजेड के ओवरलैपिंग से सिग्मा बना। लेकिन खास बात जो ध्यान में रखना है आपको ये कि किससे आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं। पहले भी यहां तक का पहले आप नोट कर लोगे कि एक्स एक्सिस को मान करके चले। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बारे में बात करें। याद करो टॉपिक का स्ट्रक्चर में बताया था कि एक्स, वाई और ये जेड, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर होता है, 3 डायमेंशनल है। तो किसी को भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जा सकता है, वो सेम ही होगा। ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अगर ये x है, ये y है, ये z है, आप ऐसे कर दिए, तब ये y यहाँ नीचे चला गया, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुआ। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है
कि वो px है, py है या pz है। अगर यहाँ y, ये z और ये x है और इस जगह पर ये दिया गया ऐसा डायग्राम है, तो इसका मतलब ये है कि y एक्सिस पर डंबल लगा हुआ है, तो ये py को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ये y इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के रूप में काम कर रहा है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y, इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, सपोज ये z हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, तो अब इस जगह पर किसको रखा जाएगा, pz को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस pz हो गया। तो जिस किसी को भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाएगा उनके एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और साइड वाइज की वजह से पार्शियल ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो पहले जो भी हम लोग डायग्राम बनाए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, उनको एक जगह पर पहले नोट कर लेते हैं कि उनसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा। इफ एक्स एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियर एक्सिस जो कि हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए हैं उसके अनुसार से S और S के बीच में अगर ओवरलैपिंग होता है देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा। S और P के बीच में कोई भी P, आगे हम लोग जब बनाएंगे मॉलिक्यूल का इसके बाद वाले क्लास में तो वहां पर क्लियर होगा, अभी बहुत ज्यादा मत पूछो। S और P के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। Px और Px ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बनेगा, Py और Py की वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और Pz और Pz की वजह से पाई बनेगा। यानी कि x को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माने हैं तब, वहीं अगर x की जगह पर z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माने, इफ z एक्सिस इज कंसीडर्ड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब सिर्फ pz के केस में डिफरेंस आएगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही, यानी कि यहां पर भी s और s के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, s और p के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहां pz और pz में सिग्मा बनेगा और फिर px और px ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनता है और py और py ओवरलैपिंग में पाई बनता है। वही किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको यहां पर z की जगह पे कह दे कि इफ y एक्सिस इज कंसीडर्ड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो सिंपल कंसेप्ट है, pz भी पाई बनाएगा, px भी पाई बनाएगा और py किसका फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा का करेगा। तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनेगा उसके एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बनेगा, इतना ही बात ध्यान में रखना है। अब केमिस्ट्री में एज ए कन्वेंशन कई बार आपको बता चुके हैं कि कन्वेंशन यानी कि परिपाटी यानी प्रचलन, वहां पर आपको अपना लॉजिक डेवलप नहीं करना है, लॉजिक नहीं लगाना है। तो जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है। तो यहां के बाद में अब आगे की तरफ में जब हम लोग बढ़ेंगे तो जब भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात आएगी तो वहां पर जेड एक्सिस को ही कंसीडर किया जाएगा। यानी कि इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी पढ़ेंगे, अभी 2 क्लास के बाद में वहां पहुंचेंगे, तो वहां पर जेड एक्सिस ही माना जाएगा। तो pz सिग्मा होता है। और समझने के लिए बिल्कुल एकदम सिंपल कंसेप्ट आपको बताया कि बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना सोचना है आपको कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा वहां एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बनेगा, बाकी दूसरे के केसेस में पाई बॉन्ड बनेगा। तो इनको भी आप अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन सब का यूज है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, दोनों को मिला करके हम लोग फिर करेंगे, यानी कि इसके बाद का एक और क्लास जो होगा वहां पर ये कंबाइंड फॉर्म में आएगा। एक टॉपिक ये हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार से, इसको पहले आप नोट करो। अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एक और अगले कंसेप्ट की तरफ में बढ़ते हैं। ये बताता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक और वाइटल की वजह से होता है, और वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, यानी पेयर्ड नहीं अनपेयर्ड फॉर्म में। और इसके लिए एक डेफिनेशन आता है
कि जब जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं उन्हें वैलेंसी कहा जाता है। यानी अभी तक आप पढ़े हो कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। उसी में आप और ये डाल दोगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार से जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ द एटम, वो उसका वैलेंसी कहा जाता है। जैसे कुछ एक एग्जांपल भी लेते हैं हम, अगर हम लोग फ्लोरीन को लेकर चलें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इनका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हीलियम 2s2 और 2p5 होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बना, यहां हीलियम 2s और p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहां 3 ऑर्बिटल हो गए 2s2 और 2p5। 1 2 यहां 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। याद आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस जगह पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया फ्लोरीन में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, और ऐसा ही होता कि वैलेंसी 1 ही होता है। अगर ऑक्सीजन एटम को लेकर चले हम लोग, ऑक्सीजन का 8 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हीलियम 2s2 और 2p4। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बना, हीलियम यहां ये 2s और ये 2p, 1 2 3, 2s2 and 2p4, 2s2 1 2 1 2 3 and 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू आ गया 2। तो इस वजह से इनका वैलेंसी भी होता है 2। तो आप भी पढ़ोगे कि फ्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। और एग्जांपल्स लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया इनका हीलियम 2s2 और 2p3। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो हीलियम 2s और इस जगह पर आ गया ये 2p, 2s2 and 2p3, 1 2 1 2 3। It means number of unpaired electron, number of unpaired electron यहाँ ये 3 हो गए, और इस वजह से इसके वैलेंसी का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये भी होता है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट माना जाता है। अब कार्बन को लेते हैं, कार्बन का 6 है। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे हीलियम 2s2 और 2p2। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, हीलियम s सबसेल के लिए 1 बॉक्स एंड p सबसेल हैज 3 ऑर्बिटल, 2s2 and 2p2, 1 2 1 2। तो इसका मतलब यहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये 2 हुआ, और इसके अनुसार से यहां इनका वैलेंसी 2 होना चाहिए। यहीं पर मैं आकर के कंसेप्ट रुका। यहां इस कंसेप्ट के अनुसार से कार्बन के पास में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उसके अनुसार से कार्बन का वैलेंसी 2 होना चाहिए। लेकिन कार्बन के जितने सारे कंपाउंड हैं उन सभी कंपाउंड को अगर आप चेक करो तो कार्बन का एक भी वैसा कंपाउंड नहीं मिलेगा इन विच इट हैज 2 वैलेंसी। कार्बन के जितने सारे कंपाउंड हैं उन सब में कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, और 4 कहने का मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसी वजह से कार्बन को टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहा जाता है। तो इसका मतलब इस कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है।
कुछ गड़बड़ नहीं है, यहीं से एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ये तभी 4 हो सकता है जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके पहुंच जाए। अगर आप यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप कराते हैं, शिफ्ट कराते हैं, तो इन दोनों के बीच में तो एनर्जी गैप है, तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो क्यों करेगा। अब ये कई सारे कंसेप्ट हैं जिनका आंसर अब हाइब्रिडाइजेशन से मिलता है। यानी कि इस कार्बन के टेट्रा वैलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए हमें अब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना होगा। यानी यहाँ 2 है, लेकिन कार्बन के जितने सारे एलिमेंट हैं उन सब में कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। लेकिन ये 4 वैलेंसी कैसे आएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, उसे समझने के लिए हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन समझना होगा। यानी इनिशिएट कर दिए कि अब अगले क्लास में हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये वैलेंसी के डेफिनेशन के बाद में बिल्कुल इसी तरीके से लिखोगे। कार्बन के केस में भी ये लिखोगे 2, यहाँ वैलेंसी 2 क्रॉस करोगे, यहाँ 4 लिखोगे, नोट में जो देंगे उस वाले पॉइंट को आप लिखिएगा। इसको इस यहां से लिखने के बाद में अब अगले क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे। फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद में कुछ और वैलेंस बॉन्ड से रिलेटेड कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे।